हेलो फ्रेंड्स, सीडीपी के क्लास में आज का हमारा टॉपिक है पावलोव की थ्योरी, यानी सीखने से संबंधित उन्होंने जो अपने सिद्धांत को पेश किया है उनकी थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे। हालांकि ये पावलोव महोदय ने पेश दिया था, इसलिए इसको पावलोव थ्योरी भी बोला जाता है और इसका जो मेन नाम है वो क्लासिकी अनुबंधन का सिद्धांत कहा जाता है। बाकी इसके कई उपनाम हैं जो जानना जरूरी है, मैं बताऊंगी आप लोगों को। तो इससे पहले, इस थ्योरी से पहले भी हम लोगों ने सीखने से संबंधित थ्योरीज पढ़े हैं, जो कि व्यवहारवादी वैज्ञानिक जो थे थॉर्नडाइक, उन्होंने प्रयत्न और भूल का सिद्धांत पेश किया था सीखने से संबंधित, वो हम लोगों ने पढ़ा, उनके नियम को पढ़ा सीखने का। उसके बाद हम लोगों ने गेस्टाल्टवाद मनोविज्ञान के अंतर्गत कोहलर ने जो सूझ और अंतर्दृष्टि का सिद्धांत दिया था सीखने से संबंधित, वो पढ़ा। तो अब हमारा जो नेक्स्ट आज हम पढ़ेंगे वो पावलोव थ्योरी पढ़ेंगे। तो इन्होंने भी सीखने से संबंधित, यानी सीखने को एक अलग, सीखने के लिए एक अलग दृष्टिकोण पेश किया है। इनके सिद्धांत का भी एक अलग महत्व है जिसके बारे में आज हम जानेंगे। तो इनकी थ्योरी को क्लासिकी अनुबंधन का सिद्धांत भी बोला जाता है और अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत भी बोला जाता है। इंग्लिश में यहाँ नाम नोट किया हुआ है, कंडीशन रिस्पॉन्स थ्योरी और क्लासिकल कंडीशनिंग और थ्योरी ऑफ पावलोव। इस तरह से इनके सिद्धांत का नाम है। ये सभी चीजें, चूंकि ये लर्निंग थ्योरी है यानी सीखने से संबंधित है। तो जो पावलोव की थ्योरी है, इसके प्रयोगकर्ता की अगर हम बात करें तो आईपी पावलोव ही हैं, जो कि उन्होंने प्रयोग किया था। ठीक है, इनका पूरा नाम है आईपी पावलोव। ये एक रूस के शरीर वैज्ञानिक थे, यानी फिजियोलॉजिस्ट थे, और उसके साथ साथ एक मनोवैज्ञानिक भी थे। इन्होंने सबसे पहले हृदय का से संबंधित अध्ययन किया, उसके बाद पाचन क्रिया से संबंधित अध्ययन किया। तो इन सभी के सिलसिले में इनको 1904 में नोबेल पुरस्कार दिया गया। इस तरह से आप देख सकते हो। उसके बाद इन्होंने लार्मे अनुबंधन की घटना का अध्ययन और इससे संबंधित ही सीखने का जो सिद्धांत है वो पेश किया। तो इसलिए इनका जो प्रयोग है वो लार से ही रिलेटेड है, तो वो आप लोगों को समझ में आएगा ऊपर में कि कैसे है, क्या है। ठीक है, उसके बाद इनके जन्म और मृत्यु की बात करें तो 26 सितंबर 1849 को इनका रूस में जन्म हुआ था और मृत्यु जो हुआ था वो 27 फेब 1936 में मॉस्को में हुआ था। तो इस तरह से अब इनका जो नोट्स है कि ये इम्पॉर्टेंट है, ये एग्जाम्स में आ सकता है कि अनुबंधन का जनक किसे कहते हैं, तो पावलोव को, क्योंकि इन्होंने जो अपने सीखने से संबंधित सिद्धांत को पेश किया है उसमें अनुबंधन को ही आधार माना है। दूसरा है कि ये चिकित्सक भी थे मनोवैज्ञानिक के साथ साथ, जैसा कि मैंने आप लोगों को यहाँ बताया कि फिजियोलॉजिस्ट थे। ठीक है, पोरोडिक ग्रंथि का ऑपरेशन, लार एकीकरण, ये सब इन्होंने कार्य किया था। ठीक है, अब उसके बाद हम पढ़ेंगे पावलोव के प्रयोग के बारे में जानेंगे। तो पावलोव का प्रयोग जो है, उन्होंने एक कुत्ते पे प्रयोग किया था। उन्होंने अनुबंधन को अपने सिद्धांत में आधार मान के सीखने का जड़ बताया है, सीखने का क्रिया बताया। तो अनुबंधन क्या है? उद्दीपन और प्रतिक्रिया के बीच साहचर्य का स्थापित होना अनुबंधन कहलाता है। उद्दीपन आता है, हम अनुक्रिया करते हैं, तो उसके बीच एक टाइम के बाद साहचर्य स्थापित हो जाता है, तो उसको हम अनुबंधन कहते हैं। इसके कई उपनाम हैं इनके प्रयोग के, इनके थ्योरी के जो है सीखने संबंधित। प्रतिवादी अनुबंधन का सिद्धांत भी बोला जाता है, टाइप एस अनुबंधन सिद्धांत भी बोला जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पता रहना बहुत जरूरी है। संबंध प्रतिक्रिया का सिद्धांत भी बोला जाता है, क्लासिकी अनुबंधन सिद्धांत भी बोला जाता है, और अनुकूलित या अनुबंधित अनुक्रिया का सिद्धांत भी बोला जाता है। ये सब इनके सिद्धांत को कई नामों से जाना जाता है। अब इन्होंने जो अपना सिद्धांत पेश किया उसमें ये बोलना क्या चाहते थे कि सीखना कैसे होता है, सीखना किसको कहते हैं। ठीक है, तो साधारण भाषा में हम ऐसा बोलते हैं कि व्यवहार में हुए परिवर्तन को सीखना बोलते हैं। अगर व्यवहार में परिवर्तन होता है, तो जैसे आप मान लो कि मुझे अभी कुछ भी नहीं आ रहा है, लेकिन जब मेरे व्यवहार में परिवर्तन होगा तो मुझे नॉलेज हो जाएगी, अनुभव हो जाएगा और मेरे व्यवहार में भी परिवर्तन हो जाएगा। तो इस तरह से सीखना को हम नॉर्मल भाषा में परिभाषित कर सकते हैं, जो कि उसका स्थायी रूप होता है। लेकिन इन्होंने अपने सिद्धांत में सीखने के लिए अनुबंधन को आधार माना है, तो उसी आधार से इनके सिद्धांत का अर्थ भी हम जानेंगे, ये बोलना क्या चाह रहे हैं अपने सिद्धांत में सीखने के लिए। तो इन्होंने कहा है कि जब स्वाभाविक उद्दीपन हमारे सामने आता है तो हम एक स्वाभाविक अनुक्रिया करते हैं। एग्जाम्पल की बात करें
तो जैसे अगर गर्म बर्तन है तो उसको हाथ से छुएंगे तो वो फटाक से हाथ पीछे खींच लेंगे, या फिर बहुत ज़्यादा भूखे हैं और तो खाना को देख के मुंह से लार आना, तो ये सब इसका उदाहरण है। ये सब स्वाभाविक है, ये सब में किसी भी ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है। लेकिन इन्होंने कहा है कि अगर स्वाभाविक उद्दीपन यानी भोजन, एग्जाम्पल में मैं बता रही हूँ कि भूखा होने पर भोजन देख के लार आना, ठीक है। तो जो स्वाभाविक उद्दीपन है यहाँ पे हम भोजन रख सकते हैं, और स्वाभाविक अनुक्रिया है यानी लार आया, तो ये सभी नेचुरल वे में हो रहा है, ठीक है, अनकंडीशनल में। तो लेकिन इन्होंने फिर ये कहा कि अगर स्वाभाविक उद्दीपन से पहले या उसके साथ हम एक तटस्थ उद्दीपन किसी के सामने बार बार पेश करते हैं, तो एक समय बाद, कई प्रयासों के बाद, उस तटस्थ उद्दीपन के प्रति हम वैसा ही स्वाभाविक अनुक्रिया करते हैं जैसा कि स्वाभाविक उद्दीपन के प्रति पहले करते थे। तो जब हम तटस्थ उद्दीपन के प्रति स्वाभाविक अनुक्रिया करना सीख जाते हैं, यानी साहचर्य हो जाता है, यानी संबंध बन जाता है, तो उसको ही इन्होंने सीखने की संज्ञा दी है। तो यहाँ पे आप लोगों को, यहाँ पे अगर आप लोग समझ जाओगे तो उनका प्रयोग भी इसी पे आधारित है जो उन्होंने कुत्ते पे प्रयोग किया है। तो उन्होंने ये बोला है कि तटस्थ उद्दीपन का एग्जाम्पल अगर हम लें तो जैसे कि घंटी, अगर घंटी की आवाज़ पहले सुनाई जाए, उसके बाद खाना दिया जाए तो मुंह से लार आएगा, लेकिन यही कई प्रयासों तक किया जाए, घंटी, खाना और लार, तो एक प्रयास के बाद क्या होगा, एक टाइम के बाद कि घंटी बजते ही लार का आना शुरू हो जाएगा, खाना दिखे या ना दिखे। तो क्या होता है कि जब खाना देख के लार आता था, अब वो खाना देख के नहीं, घंटी की आवाज से ही लार आना शुरू हो गई, यानी जो स्वाभाविक अनुक्रिया थी वो अब घंटी के प्रति होने लगी। तो वो दोनों में क्या हुआ, साहचर्य स्थापित हुआ और इन्होंने सीखने की संज्ञा दी है। तो यहाँ पे मैंने कंडीशन 1 और कंडीशन 2 आप लोगों को समझने के लिए नोट किया है। तो इसका एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो पहले तटस्थ उद्दीपन, फिर स्वाभाविक उद्दीपन यानी भोजन, और तटस्थ उद्दीपन यानी घंटी, स्वाभाविक उद्दीपन भोजन, और स्वाभाविक अनुक्रिया यानी लार का आना। तो इस तरह से यहाँ पे खाना, लार, ठीक है, ये हो गया हमारा कंडीशन 1। और कंडीशन 2 में घंटी जो तटस्थ उद्दीपन ऐड हो गया है, फिर खाना और फिर लार, और एक प्रयास के बाद इस घंटी से लार आना शुरू हो जाता है, खाना से नहीं, यानी हमारा स्वाभाविक अनुक्रिया घंटी के प्रति हो जाता है। तो इस तरह से हम सीख जाते हैं, अनुबंधन हमारा हो जाता है। तो क्या हुआ, अनुबंधित हो गया है, किससे हो गया है, लार का आना घंटी से। तो इस तरह से उन्होंने सीखने की संज्ञा दी है और अपना जो प्रयोग किया है वो इसी के आधार पे, इसी को प्रूफ करने के लिए किया है। इनके सिद्धांत के जो 4 महत्वपूर्ण अंग हम बोल सकते हैं, ठीक है, कंपोनेंट्स अगर हम बोले उसकी बात करें जो 4, तो वो भी महत्वपूर्ण है। जैसा कि यहाँ अगर आप लोग समझ लिए तो ये चीज भी आप लोग समझ लोगे। इनके 4 जो अंग हैं इनके सिद्धांत के, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं एग्जाम्स में, लेकिन किसी भी तरह से क्वेश्चन आए मीनिंग एक ही होता है अगर आप लोग समझे हुए हो तो। स्वाभाविक उद्दीपन क्या होता है, स्वाभाविक उद्दीपन जिसको इंग्लिश में UCS इन शॉर्ट में बोलते हैं, लेकिन अनकंडीशनल स्टिमुलस, ठीक है। तो इसको जब वैसा उद्दीपन जो व्यक्ति में बिना शिक्षक यानी बिना प्रशिक्षण के, बिना पूर्व प्रशिक्षण के ही अनुक्रिया उत्पन्न करता है, कोई ट्रेनिंग के बगैर, बिना ट्रेनिंग के बगैर ही उसमें क्या करता है, अनुक्रिया उत्पन्न करता है, तो उसको हम स्वाभाविक उद्दीपन बोलते हैं। यानी जैसे एग्जाम्पल में हम ले सकते हैं भोजन, ठीक है। स्वाभाविक अनुक्रिया, स्वाभाविक अनुक्रिया क्या है, जब स्वाभाविक उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया करना स्वाभाविक अनुक्रिया होता है, यानी खुद ब खुद हो रहा है, यानी अनकंडीशनल रिस्पॉन्स, यानी एग्जाम्पल में लार, ठीक है। अब उसके बाद अनुबंधित उद्दीपन जिसको अस्वाभाविक उद्दीपन भी बोल सकते हैं, तटस्थ उद्दीपन भी बोलते हैं, और इंग्लिश में इसको CS बोलते हैं, यानी कंडीशनल स्टिमुलस। यानी कंडीशन स्टिमुलस के बाद अगर हम बात करें तो ये क्या है, पैदा किया जा रहा है, ये स्वाभाविक नहीं है, पैदा किया जा रहा है जानबूझ के किसी भी चीज को सीखने के लिए। तो यहाँ पे एग्जाम्पल में हम घंटी को ले सकते हैं, यानी अनुबंधित उद्दीपन वो होता है जो कि एक स्वाभाविक उद्दीपन की तरह ही व्यक्ति में स्वाभाविक अनुक्रिया उत्पन्न करे, ठीक है, उसको हम अनुबंधित उद्दीपन बोलते हैं, जो कि स्वाभाविक उद्दीपन से कुछ देर पहले या उसके साथ उपस्थित किया जाता है, और वो भी एक स्वाभाविक अनुक्रिया
उत्पन्न करता है, तो इसको अनुबंधित उद्दीपन बोलते हैं। अनुबंधित अनुक्रिया वो होता है जो अनुबंधित उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया हो, यानी घंटी के प्रति अनुक्रिया, यानी एकदम स्वाभाविक उद्दीपन के प्रति जो स्वाभाविक अनुक्रिया होता था, अब वो घंटी के प्रति होने लगा है। सेम स्वाभाविक अनुक्रिया है वो घंटी के प्रति होने लगा है, तो वो क्या हो गया है, अनुबंधित अनुक्रिया हो गया है, यानी कंडीशनल रिस्पॉन्स, यानी जैसे लार। ठीक है, तो ये चारों चीज बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत इजी है। उसके बाद अब हम इनके प्रयोग की बात करेंगे कि इन्होंने अपना प्रयोग कैसे किया। तो इन्होंने अपने प्रयोग एक भूखे कुत्ते पे किया, जिसको कि प्रयोगशाला में एक किसी भी यंत्र के सहारे उसको खड़ा कर दिया, और चूंकि जो प्रयोगशाला था वो ध्वनि नियंत्रित था, तो कुत्ते को जब बांधा गया एक किसी भी यंत्र से, तो कुत्ते को खाना दिखाया गया। चूंकि कुत्ता भूखा था इसलिए खाना देखते ही उसको लार आने लगा। तो ये हमारा पहला कंडीशन होता है, पहला है। ठीक है, तो ये यहाँ पे देखिए भोजन है, यहाँ पे कुत्ता है, और भोजन देखते ही इसको लार आने लगा। तो ये क्या हो गया, पहला स्टेप हुआ। ठीक है, कुत्ते को भोजन देख के लार आना, यानी अनकंडीशनल स्टिमुलस आया, फिर अनकंडीशनल रिस्पॉन्स होने लगा। इसमें यहाँ तक इसने कुछ नहीं सीखा है, सब कुछ अनकंडीशनल हो रहा है, नेचुरल वे में हो रहा है। उसके बाद अब उनका मेन स्टार्ट होता है ट्रेनिंग। तो क्या करते हैं, वो घंटी बजाते हैं, फिर खाना कुत्ता नहीं देखता है, तो क्या होता है कि घंटी से उसका कोई कनेक्शन नहीं बना है, तो नो रिस्पॉन्स। ठीक है, यानी कंडीशनल स्टिमुलस जब आता है और खाना अगर वो नहीं देखता है तो कोई लार नहीं आता है, यानी कोई रिस्पॉन्स नहीं देता है, यानी यहाँ तक इसने कुछ भी नहीं सीखा है। उसके बाद वो क्या करते हैं कि घंटी के 4-5 सेकंड बाद, घंटी बजते ही 4-5 सेकंड बाद कुत्ते को खाना देते हैं, और तब कुत्ते के मुंह से लार आना शुरू हो जाता है। तो क्या होता है कि कंडीशनल स्टिमुलस प्लस अनकंडीशनल स्टिमुलस को पेश किया जाता है, और इक्वल टू अनकंडीशनल रिस्पॉन्स, यानी यहाँ पे जो इसकी अनुक्रिया हो रही है वो घंटी के प्रति अभी नहीं हो रही है, खाना के प्रति ही हो रही है, क्योंकि यहाँ तक अभी इसने कुछ भी नहीं सीखा है। ठीक है, क्योंकि यहाँ तक तो इसने घंटी बजा, कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया, फिर घंटी बजा, खाना को देखते ही इसने फिर से रिस्पॉन्स दिया, लार आया। लेकिन क्या हुआ है कि यहाँ पे भोजन के साथ, यानी अनकंडीशनल स्टिमुलस के साथ, स्वाभाविक उद्दीपन के साथ, अब तटस्थ उद्दीपन को उन्होंने पेश किया है पहली बार। ठीक है, इसी तरह करते 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 क्या वो कई ट्रायल में क्या होता है कि एक टाइम के बाद ऐसा आता है कि घंटी बजे और बिना भोजन देखे ही कुत्ता के मुंह से लार आना शुरू हो जाता है, यानी कंडीशनल स्टिमुलस उपस्थित होता है और कंडीशनल रिस्पॉन्स का होना शुरू हो जाता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि जैसे ही घंटी बजी, घंटी की आवाज आई और उसका जो क्रिया है, अनुक्रिया करना शुरू, यानी लार का आना किसके प्रति, बिना खाना देखे ही, किसके प्रति, घंटी के प्रति। तो यहाँ पे उसका जो व्यवहार है, उसका जो अनुक्रिया है वो किससे रिलेट हुआ, घंटी से। पहले खाना से था लेकिन अभी घंटी से रिलेट हुआ, तो इसलिए वो अनुबंधित अनुक्रिया कहलाता है, यानी उसका अनुबंधित उद्दीपन से उसका क्रिया रिलेट हुआ और साक्षर हुआ, और इसी को इन्होंने सीखने की संज्ञा दी है। तो इस तरह से क्या होता है कि वो सीख जाता है। तो ये देखिए कि ये जो हमारा दूसरा स्टेप है, यानी दूसरा जो हमारा स्टेप है, उसमें देखिए कि जब घंटी बजता है तो कोई रिस्पॉन्स नहीं देता, यहाँ तक इसने नहीं सीखा। फिर अब यहाँ पे क्या होता है कि ये जो स्वाभाविक अनुक्रिया कर रहा है, ये खाना के प्रति इसका स्वाभाविक अनुक्रिया, लेकिन यहाँ पे जो अनुक्रिया कर रहा है वो घंटी के प्रति कर रहा है कई ट्रायल के बाद, तो इसलिए इसको अनुबंधित अनुक्रिया बोलते हैं, यानी अनुबंधित हो गया है तटस्थ उद्दीपन के साथ। तो इस तरह से कुत्ता घंटी बजते ही उसके मुंह से लार आना शुरू हो जाता है और वह सीख जाता है घंटी के प्रति रिएक्शन रिस्पॉन्स देना। तो इसी को पावलोव ने सीखने का आधार माना है, यानी अनुबंधन को, और वो अनुबंधित हो जाता है कुत्ते का व्यवहार। तो ये प्रयोग उन्होंने अपने प्रयोगशाला में किया था कुत्ते पे। चूंकि कुत्ता ऐसा जानवर है कि अगर उसको भूख लगे तो लार आना उसके मुंह से बहुत जल्दी शुरू होता है, इसलिए उन्होंने अपना प्रयोग कुत्ते पे किया था और वो बहुत ज़्यादा भूखा था। तो ये सभी प्रयोग उन्होंने, जो उनका प्रयोग है वो किया इस प्रकार से सीखने के लिए। उन्होंने समझाया अनुबंधन का क्या महत्व है और क्या आधार है सीखने के लिए। अब उसके बाद अगर हम उनके थ्योरी की
में शैक्षिक महत्व की बात करें, यानी शैक्षणिक महत्व की, तो बालकों की अनेक क्रियाओं और असामान्य व्यवहार की व्याख्या करता है ये। बालकों में समाजीकरण तथा वातावरण में उसका सामंजस्य स्थापित करने में सहायता देता है। ये सभी चीजें आप लोगों को एग्जाम्स में घुमा फिरा के पूछ सकती है, तो कुछ भी पूछे तो आप लोग ऐसे इसको अगर याद कर लोगे तो सही रहेगा। इसकी सहायता से बालकों में अनुशासन तथा अच्छा व्यवहार का विकास होता है। इसका प्रयोग करके बालकों में भय संबंधी रोगों का उपचार किया जा सकता है। इस जो इन्होंने थ्योरी दिया है उसके आधार पे सतर्क रहना, यानी पहले ही अगर किसी भी चीज को, इसमें क्या घंटी क्या इंडिकेट ही कर रहा है, तो इसी तरह से सतर्क रहना। शिक्षण में दृश्य श्रव्य सामग्री का उपयोग, यहाँ पे शिक्षण में दृश्य श्रव्य सामग्री का उपयोग इसलिए है कि अगर एक बात याद रखने की बात है कि पेवलोव ने ये कहा है कि अगर हम किसी तटस्थ उद्दीपन को स्वाभाविक उद्दीपन से पहले या उसके साथ प्रेजेंट कर रहे हैं, उपस्थित कर रहे हैं, दे रहे हैं उसको सिखाने के लिए, तो उसके वो ज्ञानेंद्रिय तक पहुंचना चाहिए। ठीक है, इंद्रियों तक पहुंचना चाहिए, यानी वो देख सके भी और सुन सके, एटलीस्ट वो सुन सके या फिर देख सके, तो क्या होगा कि तभी वो रिस्पॉन्स करेगा। तो इसलिए पुनरावृत्ति को महत्व देना, आदतों के निर्माण में उपयोगी, और उसके बाद भाषा सीखने और सिखाने के लिए भी ये उपयोगी होता है, यांत्रिक तरीके से सीखने पर बल देता है। तो इस तरह से ये इसका शैक्षणिक महत्व है बालकों के लिए शिक्षा के क्षेत्र में। तो जो पेवलोव है उन्होंने ये बोला कि कुछ उन्होंने अपना तथ्य दिया है कि अपने थ्योरीज में कि इसमें जैसे उत्तेजक रहना, आंतरिक अवरोध भी आ सकता है, बाह्य अवरोध भी। आंतरिक अवरोध यानी घंटी बजा के खाना न दिया जाए तो वो आंतरिक अवरोध आ सकता है, वो नहीं सीखेगा। उसके बाद बाह्य अवरोध की बात करें तो घंटी के साथ अगर रोशनी पेश किया जाए तो उसमें थोड़ा सीखने की क्रिया कम हो सकती है। उसके बाद जो उच्च कोटि का अनुबंधन भी होता है इसमें। उच्च कोटि का अनुबंधन की अगर हम बात करें तो घंटी क्या है, वो तटस्थ उद्दीपन है और भोजन स्वाभाविक उद्दीपन है, और लार का आना स्वाभाविक अनुक्रिया होता है, लेकिन एक टाइम के बाद वो अनुबंधित अनुक्रिया हो जाता है क्योंकि वो घंटी के प्रति लार आने लगता है। लेकिन एक टाइम के बाद ऐसा होता है कि घंटी को हम स्वाभाविक उद्दीपन बना सकते हैं और तटस्थ उद्दीपन के रूप में हम रोशनी जलाएं फिर घंटी बजाएं तो घंटी के प्रति ही वो लार आएगा, तो वो एक स्वाभाविक उद्दीपन के जैसा ही घंटी को हम यूज कर सकते हैं, घंटी की आवाज को। उसके बाद सामान्यीकरण, अगर हम वो किसी जैसे उसने घंटी की आवाज से अपने अनुक्रिया को रिलेट किया है, संबंध किया है, तो वो किसी भी तरह घंटी के प्रकार के और भी किसी आवाज को सुनाई जाए तो भी उसको वो सामान्यीकरण उसमें कर लेगा, वो सीख लेगा उसके थ्रू भी। उसके बाद विभेदीकरण, कि अगर घंटी की आवाज के बदले थोड़ा कम साउंड करके या ज्यादा साउंड करके तो वो उस उद्दीपन में भी अंतर कर लेता है। इस तरह से ये सभी चीजें इनके सिद्धांत में महत्व है। अब उसके बाद एक और महत्व है कि अगर किसी भी अगर शिक्षण हो रहा है इसके थ्रू, मतलब पेवलोव ने अपने थ्योरी में बताया है कि अगर हम सीख रहे हैं तो जो तटस्थ उद्दीपन है वो स्वाभाविक उद्दीपन स्वाभाविक उद्दीपन से पहले उपस्थित किया जाता है या साथ में उपस्थित किया, तो उसका एक क्रम सही होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हमने घंटी 2 घंटा पहले बजा दिया और भोजन को 2 घंटा बाद दिया, तो वो कभी भी घंटी के प्रति अनुक्रिया करना नहीं सीखेगा। उसका अनुक्रिया क्या होगा भोजन के प्रति ही रहेगा। इसलिए उसका एक क्रम जो होना चाहिए तटस्थ उद्दीपन को प्रेजेंट करने का, वो सही होना चाहिए, यानी 4 या 5 सेकेंड के अंतर्गत होना चाहिए। उसके बाद यही सभी इनके जो खासियत है इनके थ्योरीज की, बहुत ही ज़्यादा यही सभी चीज़ों से महत्व है। तो इस तरह से पेवलोव की थ्योरी बहुत ही इजी है समझने के लिए, कुछ है भी नहीं इसमें। अगर आप लोग एक ही चीज़ समझो कि क्या है, खाना, लार आना। फिर दूसरे कंडीशन की बात करें, वो जो सिखाना चाह रहे हैं कि तटस्थ उद्दीपन यानी घंटी आया, फिर भोजन आया, फिर लार आया, फिर उसके बाद क्या हुआ, यही ट्रायल चलते रहा, तो एक टाइम के बाद क्या हो जाएगा, घंटी आया और वैसे ही लार आया, भोजन की जरूरत, भोजन नहीं भी दिखाई दिया, तो अब जो लार आने का अनुक्रिया था पहले भोजन के साथ था, लेकिन अब वो उसका जो संबंध है वो घंटी के साथ हो गया है। तो इसी संबंध या अनुबंधन को उन्होंने सीखने की संज्ञा दी है।
और इसी पे इनका पूरा थ्योरी है डिपेंड। तो इस तरह से पेवलोव की थ्योरी जो है वो आप लोग बहुत ही ध्यान से पढ़ो और इससे क्वेश्चंस आते हैं। आगे हम स्किनर की थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे, जो आगे का मैं आप लोगों के लिए क्लास लेके आऊँगी वो मेरा स्किनर के थ्योरी पे ही होगा। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक से मेरे अगर अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब कर लो, लाइक शेयर कमेंट जरूर करो और मेरे वीडियोस को देखते रहिए और सीखते रहिए। थैंक यू।